हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है गैसेस से भरा हुआ होता है। इसके अंदर काफ़ी तरीके की गैस होती हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ये सब इसमें एटमॉस्फेयर में आता है। अब पढ़ लेते हैं कौन कितना कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में होता है हमारे। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, वो पहली गैसेस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78.1% पाई जाती है। और नाइट्रोजन का एक खासियत होती है कि ये फायर को कंट्रोल करती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ना हो तो फायर हर तरफ लग जाएगी। सेकंड नंबर पे आती है हमारी ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9% होती है। और ऑक्सीजन को गैस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि इसी गैस की वजह से ज़्यादातर हम ज़िंदा रहते हैं। ये जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, जब मतलब कि जब हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। थर्ड जो आती है हमारी गैस होती है वो है आर्गॉन। आर्गॉन एक गैस होती है, ये सिर्फ 0.94% ही पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। ये एक ऐसी गैस होती है कि इसके ऊपर बाहर की किसी और चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हमारी बाद में आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सबसे हैवी गैस होती है। और इसे हम ग्रीन हाउस गैस के लिए भी जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी होती हैं और ये एटमॉस्फेयर में नीचे जम जाती हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है हमारा, और एटमॉस्फेयर में यहाँ पे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है, हैवी होती है क्योंकि ये भारी होती है। तो फिर हम सांस कहाँ से लेंगे? और सारी बाकी की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होता है इसमें जो वाटर वेपर के सोर्स होते हैं, वो पहला सोर्स तो है इसका वेपराइजेशन। जो हमारा सी होता है, सी में से जो पानी भाप बन के उड़ता है, जो हमारा पानी भाप बन के उड़ता है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। और ट्रांसपराइजेशन जो होता है, जो लीव्स के द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि एक लीव होती है तो उसमें से भी पानी जो है निकलता रहता है। अगर आप किसी लीव्स को पॉलीथीन में पैक करेंगे तो फिर आपको उस पॉलीथीन में थोड़ी देर बाद पानी नज़र आएगा, क्योंकि लीव्स में से भी पानी निकलता है। तो दो सोर्स होते हैं वाटर वेपर के, एक तो होता है वेपराइजेशन और दूसरा होता है ट्रांसपराइजेशन। और हमारा जो आगे आ जाता है, जो टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है हमारा, जब टेम्परेचर कूल हो जाता है रात के टाइम पे, तो जो वेपर होते हैं वाटर वेपर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रॉप्स में। और जब ड्रॉप्स जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तब वो रेन के तरीके से रेन के तरीके से फिर वो नीचे आती है। जो मैक्सिमम जो हैगा जो वाटर वेपर होता है वो इक्वेटर के पास होता है, और सबसे कम होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए वहाँ पे सबसे कम वाटर वेपर रहता है। इट अपोज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इससे इससे क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है, जब वाटर वेपर ऊपर उठता है, मान लीजिए ये सी है और यहाँ से जो है वाटर वेपर ऊपर उठ गया है। अब ये ऊपर जाके बादल बन जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी गर्मी होगी अर्थ की, वो बाहर नहीं निकल पाएगी और वो यहीं के यहीं ट्रैप होकर रह जाएगी। तो इसकी वजह से
इसकी वजह से हमारा जो है इंक्रीज़ हो जाता है धरती का टेम्परेचर। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है डस्ट पार्टिकल। तो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो है लाइट को हमारे को दिखाने में मदद करते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में तो हम कुछ भी अपनी आँखों से देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसके जो हम इसकी वजह से अपने सराउंडिंग को देख पाते हैं, ये हाइड्रोस्कोपिक होता है इनका सेंटर। और इसका मतलब है कि ये जो है वाटर वेपर को अट्रैक्ट करता है। पहले हमारा जो वाटर वेपर होता है वो सिर्फ एक भाप होती है। जब वो भाप जो है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिल जाती है फिर वो एक ड्रॉप बन जाती है। इसमें हमें आगे भी बता रखा है कि ये जो है कंडेंसेशन में हेल्प भी करता है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही था कि एक हमें कंडेंसेशन में भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स को। तो सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो हमारी सबसे निचली परत होती है। जो एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये एक एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में कई तरीके की लेयर होंगी। तो सबसे नीचे जो आती है वो आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है हमारी नेक्स्ट जो है लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद हमारी आती है मीजोस्फेयर। नेक्स्ट हमारी आती है इंसोफेयर। और सबसे ऊपर हमारी आ जाती है एक्सोस्फेयर, जहाँ पे स्पेस आ जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। ये जो है वेदर इवेंट से जुड़ी हुई होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। और इसकी हाइट जो होती है वो 165 मीटर। जब पहुंच जाते हैं हम 165 मीटर की ऊंचाई पे तो -1 डिग्री हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट के 165 मीटर पे के इतने 165 मीटर इसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन है जहाँ पे जाके एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। जो ट्रोपोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर होती है उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। और जो हाँ ये जो पोल्स पे जो है इसकी हाइट जो है वो 8 किलोमीटर है। और इक्वेटर पे इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको लेयर बताई थी वो थी स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर की हाइट होती है। और 20 से 22 किलोमीटर की हाइट पे हमें ओजोन लेयर प्राप्त हो जाती है। ओजोन लेयर जो होती है वो यूवी रेज़ को रिफ्लेक्ट करने के काम आती है। जो हमारे सन से यूवी रेज़ आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ओजोन लेयर जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। ठीक है, हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं उन्हें ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ सालों पहले जो है पोल्स के ऊपर ओजोन लेयर में छेद बताया जा रहा था, जिससे कि ऐसे हमारी ओजोन लेयर, हमारी अर्थ, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये हमारी ओजोन लेयर हो गई। ये हमारी ओजोन लेयर है। और कुछ सालों पहले बताया जा रहा था कि ओजोन लेयर में छेद हो गया पोल्स के पास, जिसकी वजह से यूवी रेज जो है हमारी अर्थ में एंटर हो रही थी, मगर अब वो छेद बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये हमें 20 से 22 किलोमीटर की हाइट पे प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड जो हैं नहीं बन पाते हैं और इसी जगह पे जो है एरोप्लेन उड़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीज़ोस्फेयर। मीज़ोस्फेयर की हाइट होती है वो 50 से 80 किलोमीटर की हाइट होती है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और ये जो है सबसे ठंडी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, मीज़ोस्फेयर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंजोस्फेयर। इंजोस्फेयर जो है हमारी 80 से 640 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इस वजह से ये रेडियो वेव को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। लास्ट हमारी आ जाती है एग्जोस्फेयर, जहाँ पे जिसे हम स्पेस भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ ये स्पेस की एक आउटर लिमिट होती है। मतलब इसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है और यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है लॉन्च की जाती है, जिससे कि जीपीएस सिस्टम चलता है।
ठीक है, तो ये था हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।